Welcome to the very first video of my special Class 10 board exam series. This series is designed to help you master math chapter by chapter and secure those crucial marks in your board examinations. Today, we are starting with chapter 9, Some Applications of Trigonometry. And this is a chapter that can easily earn you 5 marks. Stay tuned and let's make mathematics your favorite subject and strongest subject. Some applications of trigonometry. I am Dr. Paridhi Trivedi Parikh. I am educationist, consultant and Vedic mathematics expert. This session series is a special session series for class 10 board examinations, and this is the very first chapter that we are going to explain to you, and the weightage of this chapter is 5 marks. मतलब कि अगर आपने ये पूरा सेशन, ये पूरा वीडियो अगर ठीक से देख लिया या तो आपका ये जो 5 मार्क का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन द बोर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम द चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री आपका फिक्स हो जाएगा. तो ये सेशन पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा. Oh, wait for a minute. Before we can actually start, we have to know certain things. This is the basic trigonometric ratios table, जहाँ साइन, कॉस और टैन की वैल्यूज दी गई हैं जो आपको याद करना है. इसको कैसे याद करना है, क्या करना है, इन सारी चीजों की जो ट्रिक है मैं दूसरे वीडियो सेशन में देने वाली हूँ. जब भी मैं दूंगी मैं यहाँ पे उसका लिंक जरूर डाल दूंगी. ठीक है, तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है. अगर आपको ये नहीं आता है, अगर आपको ये वैल्यूज नहीं पता है तो हाल ही आप इसे रेडी कर लीजिए अभी के अभी, तो ही आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे. ठीक है, या तो समझ पाएंगे. दूसरा, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे साइन, कॉस और टेन के डेफिनेशंस दी गए हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशंस, कि अगर कोई भी राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जिसमें मैं कोई थीटा लेती हूँ, है ना. लेट मी पुट इट ओवर हियर. ओके, देखो, अगर ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है ना, अगर मैं इसको यहाँ पे थीटा लेती हूँ, ठीक है, ये 90 डिग्री है ना. सो अगर मैं यहाँ पे ए, बी और सी लिखती हूँ, ठीक है, सो दिस इज माई राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है, एंड सी मुझे थीटा दिया है. तो अगर मैं ये साइन थीटा लिखती हूं तो थीटा के ऑपोजिट साइड है ए बी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी, एंड हाइपोटेनस है ए सी, तो हाइपोटेनस यहाँ पे ए सी हो जाएगा, है ना. अगर मैं कॉस, यही थीटा को मैं कॉस थीटा लिखती हूं तो आई विल टॉक अबाउट द एडजेसेंट साइड, दैट इज बी सी, divided by hypotenuse is AC, है ना. और अगर मैं यहाँ इसी थीटा के बारे में बात कर रही हूं पर मैं इस थीटा को 10 ले रही हूं, ठीक है, तो what would I do is opposite side, that is AB, divided by adjacent side, that is BC. इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे, इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो, जहां पे मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में बात करने वाली हूं, जो आपका एक पूरा चैप्टर ही है. ठीक है, पर इसको यहाँ पे ज्यादा ना डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं. अगर आपको इतना पता है और कुछ और बातें अभी बताने वाली हूं, इतनी पता हो जाएगी, उसके बाद आपके लिए ये पूरा चैप्टर बड़ा आसान हो जाएगा. So we need to learn few important terms before we dig into the questions. तो हमें questions को solve करने से पहले 4
इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना जरूरी है। लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। I am keeping my language Hinglish, that means mixture of Hindi and English, so that आप सब लोग ये पूरी बात ठीक से समझ पाएं। First is line of sight. जैसे कि this is a person, he is observing a cow. ठीक है? He is the observer and cow is the object. तो ये जो एक straight line बन जाता है, this imaginary line is connecting the eye of the observer and the object. This is called a line of a sight. This is called line of sight. Let's see some more examples. Now he is observing the door of a tree house. That is the door. ठीक है? This is the observer, door is the object. Now observer is seeing the object. यहाँ पे line of sight कौन सा हो जाएगा? So this is the line of sight. Now I am observing the beautiful flower. मतलब अभी वो बंदा flower को observe कर रहा है. तो observer to object. This is line of sight. अभी वो एप्पल को देख रहा है, पेड़ पे लगे हुए एप्पल को देख रहा है, ठीक है? तो ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट, दिस इज लाइन ऑफ साइट। तो ये सारी लाइंस ऑफ साइट हो जाती है जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है? आई होप आई एम क्लियर। अगर यहां तक समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए लाइन ऑफ साइट, ठीक है? मतलब आपको लाइन ऑफ साइट तक सब समझ में आ गया है। We'll go to the next topic now. Now ये लड़का आ गया, ट्री के सामने आके खड़ा है और वो ऑब्जर्व कर रहा है ट्री के ट्रंक को, ठीक है? तो ये जो बना लाइन, वो लाइन is passing through the eyes of the observer and is a parallel to the ground. तो ये बन जाता है horizontal line. ये बन जाता है horizontal line. ठीक है? नाउ सोचो कि यही बंदा ट्री के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑब्जर्वर ये हुआ बंदा और ऑब्जेक्ट हुआ ट्री का टॉप, और उसको जोड़ती हुई जो लाइन है वो हो गई लाइन ऑफ साइट, जो हमने अभी बताया था, है ना? Is this line of sight making an angle with horizontal line? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, Is the line of sight making an angle with the horizontal line? Answer is yes. तो ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है, द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट, जिसे हम थीटा बोल देंगे, ठीक है? अगर आपको यहां तक सब समझ में आ गया है तो चलो एक लाइक बटन दबा दीजिए, गिव मी अ लाइक ऑन दिस वीडियो, ठीक है? हमेशा याद रखिए, angle of elevation is formed when the object is above the horizontal line. Angle of elevation is formed when the object is above the horizontal line. I hope you are clear till here. अभी हम बात करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन की। अभी देखो वही बंदा यहाँ अपने घर की छत पे खड़ा हुआ है, ठीक है? गैलरी में, बालकनी में खड़ा है, ठीक है? और वो देख रहा है कुछ सीधी लाइन में, तो उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोल रहे हैं बिकॉज इट इज पैरेलल टू द ग्राउंड। अभी वो नीचे ये जो फ्लावर है यहाँ पे वो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है? तो ये फ्लावर जब ऑब्जर्व कर रहा है नीचे वाले, तो ऑब्जेक्ट ये फ्लावर बन जाता है ना? अगर वो ऑब्जर्व कर रहा है तो ये जो लाइन बन जाएगी वो बन जाएगी लाइन ऑफ साइट, ठीक है?
तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर है, ये लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। Is the line of sight making an angle with the horizontal line? Yes. And this angle is called angle of depression. ठीक है, जिसे हम थीटा बोल देंगे। तो हमेशा याद रखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा, है ना। ओके, लेट्स रिवाइज ऑल द 4 टर्म्स। नाउ ये लड़का स्ट्रेट लाइन में कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, विच इज हॉरिजॉन्टल लाइन। एक ईगल उड़ता हुआ आ रहा है और वो स्काई में वो ईगल को ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, तो ये लड़का ऑब्जर्वर बन गया और वो जो ईगल है वो ऑब्जेक्ट बन गया, और ईगल को जब वो ऑब्जर्व कर रहा है तो वो लाइन ऑफ साइट बन गया। तो एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी वो लड़का ग्राउंड पे जो फ्लावर है उसे ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट और जुड़ती हुई लाइन विच इज लाइन ऑफ साइट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट विच इज डाउन टू द हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगी एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। अगर इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो आपको बेसिक फंडामेंटल्स ट्रिगोनोमेट्री के एप्लीकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का समझ में आ गया है। यहां तक अगर सब लोग क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स, आई मीन कमेंट सेक्शन। Now let's start with a question. A circus artist is climbing 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by rope with the ground is 30 degrees. तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इट इज, तो मैं पहले से सॉल्व करवा रही हूँ। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन से आप पहले ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके और फिर आप मेरा सोल्यूशन देखिएगा। अग्रीड? इफ अग्रीड कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए अग्रीड। ओके, a circus artist is climbing a 20-meter long rope. Okay, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. तो यार ये 20 मीटर रोप है जो एक पोल है उसके साथ अटैच किया है फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है ना। अभी ये सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है, ये रोप को क्लाइंब कर रहा है, ठीक है, लाइक दिस।
रोप का लेंथ है 20 मीटर्स और ये उसे क्लाइंब कर रहा है, ठीक है। और वो पोल के ऊपर, पोल की टॉप के ऊपर जाके चढ़ जाता है फ्रॉम द रोप, ठीक है ना। ये पूरा एक सिचुएशन है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, अभी मुझे पोल का हाइट फाइंड करना है। If the angle of elevation made by rope with the ground is 30 degrees. Okay, तो ये मेरा एक फिगर बन गया, ठीक है ना। So this is what is the understanding of the question and now we'll solve the question. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि हम फिगर कैसे बनाएं और फिर उसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये मेरा फिगर बन गया और मैंने नोमेनक्लेचर्स A B C दे दिए। Now this is the figure और मुझे AB which is the height of the pole उसे फाइंड करना है, ठीक है ना। So I would say length of the rope is equals to AC which is 20 meters. AB is height of the pole जो मैं H ले लूंगी। Now observe angle C. Angle C is 30 degrees. ठीक है। For angle C, opposite side is AB which is H and hypotenuse is AC है ना, which is 20 meters. So ratio of the opposite side and hypotenuse reminds us of sin theta है ना. So in right angled triangle ABC, sin 30 is equals to AB by AC. ठीक है. Sin theta is equals to opposite side to hypotenuse. अगर आपको ये नहीं पता है तो don't worry, wait for my next session. I will guide you for the basic understanding of trigonometry in that particular session. But अभी के लिए इतना याद रखें कि जब भी मेरे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मुझे जनरली बात करनी होती है, साइन, कॉस एंड टेन, अगर मेरे पास ऑपोजिट साइड एंड हाइपोटेनस है तो मैं साइन थीटा लगाऊंगी. साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस. और साइन की वैल्यूज होती हैं, कॉस की वैल्यूज होती है और टेन की वैल्यूज होती है, वो हमें याद करनी होती हैं, है ना. उसका एक डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर करूंगी इन माय डिस्क्रिप्शन. आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो. उसको देख के आप धीरे धीरे ये करिएगा तो आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है ना. ओके, sin 30 is equals to AB by AC. sin 30 का वैल्यू होता है 1/2. So sin 30 1/2 रख दिया. AB is equals to H जो मुझे फाइंड करना है and AC is equals to 20 meters जो दिया हुआ है. So H is equals to 10 meters. So height of the pole will be 10 meters. अगर आपको यहां तक समझ में आ गया और ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में आप 10 लिख दीजिए जरा. राइट 10 into the comment section. Now this is another question, है ना. I will pause here. I will not read the question. You pause your video and try to solve this question yourself. उसके बाद ये वीडियो चला दीजिए और मैं अभी आपको उसका सोल्यूशन दिखा रही हूँ. ठीक है. A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string is attached to the kite is temporarily tied to the ground. तो ऐसे कुछ है सिचुएशन. ठीक है ना. And kite is flying at height of 60 meters above the ground. तो ये जो है वो 60 meters है. ठीक है. The inclination of the string with the ground is 60 degrees. मतलब ये जो है ना inclination, ये जो है वो 60 degrees का है. ठीक है.
फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो मुझे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब ये वाला साइड फाइंड करना है। नोमेनक्लेचर मैंने एबीसी दे दिए, मुझे एसी को फाइंड करना है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। अभी देखो, AB represents the distance of the kite from the ground. ठीक है, AB 60 meter. AC represents the length of the string. ACB is 60 degrees. Abhi, what do I have in the right angle triangle ABC? ठीक है, I have opposite side and hypotenuse. ठीक है, तो एंगल C की ऑपोजिट साइड 60 मीटर्स मुझे है मेरे पास। हाइपोटेनस है AC, तो ऑपोजिट साइड क्या है AB, which is 60 meters, and hypotenuse है AC, right? And I am supposed to find AC, है ना? तो अभी मुझे पता चल जाएगा कि ऑपोजिट साइड एंड हाइपोटेनस का रेशियो होता है साइन। ठीक है, तो मैं लिखूंगी साइन 60 इज इक्वल्स टू AB बाय AC। ठीक है, नाउ AB का वैल्यू क्या है, साइन 60 का वैल्यू क्या है, √3/2। साइन 30 का क्या था, 1/2। याद रखिएगा ये सारी वैल्यूज। साइन 60 का है √3/2। ठीक है, तो मैंने वैल्यूज डाल दी। AB का वैल्यू है 60 एंड AC का मुझे फाइंड करना है, तो आई विल गेट 60 into 2/√3। माई आंसर इज 120/√3 मीटर्स। ठीक है, अभी मैं उसको रैशनलाइज कर दूंगी। ठीक है, 120/√3 आई मल्टीप्लाई विथ √3 एंड डिवाइड बाय √3, है ना? सो ये हो जाएगा 120 into √3/3 which is 40√3. So my answer is 40 into √3, that is 40 into 1.73. So I'll get 69.2 meters. I hope I am very, very clear. Okay. This is the question. You please pause the slide over here, the video over here, and you try to solve this question. Once you are done, you can play this video. I will discuss the solution now. A contractor plans to install 2 slides for children to play in a park. For the children below age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meters and inclined at the angle of 30 degrees to the ground. Whereas the elder children, she wants to have a steep slide. Now, what they want is, under 5 years, they wanted a height of 1.5 meters. That means this height is 1.5 meters. And angle of elevation is 30 degree. Okay. Whereas over here for the children above the age of 5 years, height is 3 meters and angle of elevation to the ground has to be 60 degrees. So this is the situation. What should be the length of the slide in each case? So I am supposed to find length of the slide. Okay, these are the two question marks that we are supposed to find. And this is what is our figure all about. So I have given the nomenclatures ABC and PQR. Now AC is the length of the slide for children below the age 5 and PR is the length of the slide for the children above the age 5. So I'll find the solution AC. I'll be little fast in this case.
you can observe what comes on the screen. I've taken AC as X and I've taken PR as Y. Now when I talk about AC, I'll take ABC into the consideration, where AB is 1.5 meters and PQ is equals to 3 meters. This is what is the information that we are having. Now for small children, in right angle ABC, I'll observe 30. I have opposite side 1.5 meter and hypotenuse is X, that is AC. Now in this case, you try to tell me what trigonometric ratio should I take, sine, cos or tan? So answer is sine, because we have opposite side and hypotenuse. Okay, so it is sine 30 AB by AC. What is sine 30? Sine 30 is 1/2. AB is 1.5 meters. AC is X. So I shall have X is equals to 3 meters. Mama, tell me better to come to. So we found AC 3 meters. Now we'll find PR. That's Y meters. So what is Y? That's what we will find out now. Again observe. Now PR is the length of the slide for the elder children. In right angle triangle PQR, observe angle R. What all things we do have? So we have a side opposite to angle R, that is PQ, which is 3 meters, and we have hypotenuse PR, that's Y. Okay, so ratio of opposite side and hypotenuse reminds us of sine theta. So sine 60 is equals to opposite side PQ by hypotenuse PR. So basically it is sine 60 is equals to PQ by PR. Now sine 60 is root 3 by 2. PQ is 3 meters by PR is Y. So we'll solve further and we shall have 6 by root 3. Now we'll rationalize the denominator. So we'll multiply and divide by root 3. We shall have 6 root 3 by 3. Further solution will give us 2 root 3. So root 3 is 1.73. 2 into 1.73 results into 3.46. So length of the slide for the children below 5 years is 3 meters and length of the slide of the elder children is 3.46 meters. Is everybody clear till here? If you are clear till here, यहाँ तक सबको सब समझ में आ गया है, तो please give me a thumbs up in the comment section and like this video as well. Let's move further. Now pause the video here and try to solve this question yourself. Now यहाँ तक आप एक बात याद रखें
साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है एंड साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। अगर आपको ये दो पॉइंट समझ में आ जाते हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व करना पॉसिबल है आपके लिए। ठीक है, पॉज दिस वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन एंड देन मैं आपको अभी आगे सोल्यूशन दिखाती हूँ। The angle of elevation of the top of the tower from a point on a ground which is 30 meters away from the foot of the tower. अभी ये ऑब्जर्वर है एंड टॉप ऑफ द टावर यहां पे है और एंगल ऑफ एलिवेशन इज लाइक दिस। लाइन ऑफ साइट ये हो गया, यहां से हम इसे पॉइंट के तौर पे लेंगे बिकॉज हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज निगलेक्टेड। 30 मीटर इज द डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, है ना। और मुझे चाहिए हाइट ऑफ द टावर, तो ये मेरा पूरा फिगर बन चुका है ना। और ये मुझे चाहिए क्वेश्चन मार्क वाला लाइन, तो मैंने नंबर दे दी, मतलब मैंने नोमेनक्लेचर्स दे दिए ABC, ठीक है, और ये मेरा फिगर बन गया। अभी लेट्स बी लिटिल फास्टर। मेरे पास है 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन, ऑपोजिट साइड इज क्वेश्चन मार्क एंड एडजेसेंट साइड BC इज 30 मीटर्स। सो ऑपोजिट और एडजेसेंट वाला कौन सा मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा? 10। 10 30 इज इक्वल्स टू AB बाय BC, ऐसा मेरा रहेगा। और व्हेन आई सॉल्व दिस आई गेट द आंसर। तो ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, अभी हम लिख के देखते हैं। देखिए, तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर्स, मतलब ये B और C के बीच का डिस्टेंस 30 मीटर्स है, ठीक है ना। अभी हाइट ऑफ द पोल, ये जो AB है वो H है ना। The right angle triangle ABC में B is 90 degree and AC is hypotenuse. Now we'll observe this angle C. Opposite side is AB, which is equals to H, and adjacent side is BC, which is 30 meters. है ना। Now opposite side और adjacent side को लेकर कौन सा trigonometric ratio बन पाता है? That is 10, है ना। So we have to talk about tan theta. So tan 30 is equals to AB by BC. tan 30 का वैल्यू है 1 by √3. So 1 by √3 is equals to AB, that is H, by BC, that is 30 degree. ठीक है ना। ठीक है ना। Now √3H is equals to 30. That means H is equals to 30 by √3. Now we'll rationalize. Rationalize means what? We'll multiply it with √3 and divide by √3. So basically it is going to be 10 √3. 30 √3 by 3 is 10 √3. Right? I hope you are clear. So height of the tower is 10 √3. Which is equals to 10 into 1.73. That means 17.3 meters. Okay, the question is on your screen. आप वीडियो यहाँ पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और फिर मैं अभी जो समझाने जा रही हूँ वो सोल्यूशन देखिएगा, है ना। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट आउट वंस। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया है कि एक ट्री है जो स्टॉर्म की वजह से ब्रेक हो गया और जो ब्रोकन पार्ट है वो ग्राउंड को टच कर गया, जिसकी वजह से इट इज मेकिंग द एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। अभी डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर्स और मुझे ट्री का हाइट फाइंड करना है। तो देखिए फिर से, ये फिगर में आपको ट्री दिया है जिसका लेंथ है AB
स्टॉर्म की वजह से वो पॉइंट सी से ब्रेक हो गया, तो ये जो BC है वो टूट के ऐसे नीचे गिर गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन बना देती हूँ CD, हालांकि CD इज इक्वल टू BC, ये टूट के ऐसे नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, और AD जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो है 8 मीटर, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, और एंगल जो बन रहा है यहाँ D पे, ये जो D पे एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा फिगर बन चुका है ना, ये हमारा पूरा फिगर बन चुका। मुझे AB फाइंड करना है। अभी आप ध्यान से देखिए, BC इज इक्वल टू CD, क्योंकि ये BC टूट के ऐसे नीचे गिर चुका है, पर क्योंकि फॉर द ईज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पे एक दूसरा लाइन ड्रॉ किया है जो है CD, तो BC इज इक्वल टू CD। आई होप दिस इज क्लियर। अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप दे दीजिए, and please press the like button if you are liking this video and if you are able to understand the entire chapter well. तो यही फिगर मैंने यहां पे डाल दिया। अभी सॉल्यूशन देखिए आप, AB मुझे दिया है एज अ ट्री विच इज द हाइट ऑफ द ट्री, पॉइंट C इज अ ब्रेकिंग पॉइंट जहां से ट्री टूटा है, सो BC जो है वो पलट के ग्राउंड को टच किया है जो बेसिकली CD है ना, तो AC represents the unbroken part and BC represents the broken part. अभी मैं AB को ऑब्जर्व करूंगी, है ना, AB is made up of AC and BC, right? AB is equals to AC plus BC. अभी मुझे पता है कि भाई AC is तो फिक्स्ड बट BC is equals to CD, ठीक है ना, तो मुझे AC पहले फाइंड करना है ट्राइंगल CAD में से। तो ये ट्राइंगल CAD है, एंगल 30 है D के ऊपर, AD 8 मीटर है और मुझे AC चाहिए, तो आई विल यूज विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? पॉज द वीडियो हियर एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि यहाँ पे मुझे कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज करना पड़ेगा। अभी देखो D को ऑब्जर्व करो, 30 डिग्री है। फॉर D opposite side is AC and adjacent side is AD which is 8 meters. तो यहाँ पे हम कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे? अभी भी अगर आपने कमेंट सेक्शन में नहीं लिखा हो तो लिखने का ट्राई कीजिए। व्हाट इज द आंसर? ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड का इंक्लूजन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा 10। अगर आपने 10 आंसर लिखा था और आपका आंसर सही है तो करेक्ट टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो यार ये जो 10 है, मैं ये 10 थीटा मतलब 10 30 कर दूंगी विच इज AC बाय AD, ठीक है। नाउ AC मुझे पता नहीं है, 10 30 का वैल्यू क्या होता है? इट इज 1 बाय रूट 3। 10 30 का वैल्यू होता है 1 बाय रूट 3, ठीक है ना, तो 10 30 का वैल्यू है 1 बाय रूट 3, तो 1 बाय रूट 3 इज इक्वल्स टू AC बाय AD का वैल्यू है 8, तो 8, तो AC इज इक्वल्स टू 8 बाय रूट 3, ठीक है। तो AC का वैल्यू मुझे मिल गया यहाँ पे, ठीक है। नाउ आई एम सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। नाउ BC इज नथिंग बट CD, वो दोनों सेम है, तो BC इज इक्वल टू CD जो हमें पता है, तो मैं CD को पहले फाइंड करूंगी। तो अगेन मैं ट्राइंगल CAD को कंसिडर करूंगी, है ना, विच इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। अभी मेरे पास है इन ट्राइंगल ACD, मेरे पास जो एंगल D है वो 30 डिग्री का है, उसकी एडजेसेंट साइड है AD एंड हाइपोटेनस है CD,
तो एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेनस को मिला के मेरे पास एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बनता है, वो क्या होता है? राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन इफ यू रिमेंबर इट। और अगर नहीं भी पता है तो बिल्कुल चिंता ना करें, वेट फॉर माई आंसर। अभी देखो, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस मेक्स cos थीटा, cos, ठीक है। सो cos 30 इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड AD बाय हाइपोटेनस CD, ठीक है। cos 30 का वैल्यू क्या होगा? What is the value of cos 30? So it is root 3 by 2. So root 3 by 2 is equals to AD, which is 8 meters, by CD, which I am supposed to find, whereas CD is equals to BC. ठीक है, तो मैं सीधा BC भी लिख सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो BC का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे BC का वैल्यू मिल जाएगा 16 by root 3। अभी मैं रैशनलाइज कर लूंगी, है ना। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा? पहले AC प्लस BC। तो AC का वैल्यू मुझे मिला है 8 बाई रूट 3 एंड BC का वैल्यू मुझे मिला है 16 बाई रूट 3। तो यहाँ पे टोटल आंसर हो जाएगा 24 बाई रूट 3 एंड नाउ आई विल रैशनलाइज दिस आंसर, ठीक है। तो 24 by root 3 into root 3 divided by root 3, that shall give me 24 root 3 by 3, that shall give me 8 root 3, root 3 का वैल्यू रखेंगे 1.73, मुझे आंसर मिल जाएगा 13.84 meters. I hope I am very very clear with this. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। अगर आपको ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा हो तो टाइप इंटरेस्टिंग इन द कमेंट सेक्शन। अभी एक दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके लिए, है ना। ये क्वेश्चन को आप देखिए और सॉल्व खुद करने का ट्राई कीजिए। अभी आप सॉल्यूशन देखिए। From a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 and 60 respectively. Find the height of the tower. Fair enough. अभी देखो, there is a point from where they are observing the transmission tower, right? अभी देखिए, this is the transmission tower. So this is the bottom of the tower and this is the top of the tower. And the height of the tower on which the transmission tower is placed, or height of the building on which the transmission tower is placed, is 20 meters. है ना? Is 20 meters. Now the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower is 45 and 60 degrees respectively. 45 degrees and 60 degrees. I hope you are able to understand it very well. और ये हमारा ये फिगर बन चुका। मुझे हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। सो दिस इज द क्वेश्चन मार्क। तो मैंने ये पूरा फिगर बना दिया, नोमेनक्लेचर्स डाल दिए ABCD, ठीक है। और आई एम सपोज टू फाइंड BC, है ना। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो ये है मेरा फिगर इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो सबसे पहले मैं समझूंगी कि भाई ये जो AB है वो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है जिसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर प्लेस्ड है, विच इज 20 मीटर्स। अभी जो BC है वो ट्रांसमिशन टावर की हाइट रिप्रेजेंट करता है। लेट्स टेक इट एज X। नाउ BC इज अ पार्ट ऑफ AC, है ना। तो BC इज इक्वल्स टू AC माइनस AB। इतना सबको समझ में आ रहा है ना, वेरी इजी।
आप समझेंगे ना तो सारी चीजें आसान लगेगी, पर अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कंसंट्रेशन से सुनेंगे नहीं, तो आपको चीजें डिफिकल्ट लगेंगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिए कि अगर मुझे ये x निकालना है तो ये पूरा लेंथ, पूरा जो हाइट है उसमें से इतना हाइट मैं माइनस कर दूंगी तो मुझे BC मिल जाएगा, है ना। अभी देखिए, सो AB आई डू है, मेरे पास AB है जो है 20 मीटर्स। AC मुझे निकालना पड़ेगा, है ना। तो टू फाइंड AC वी फर्स्ट नीड टू हैव AD। ठीक है, मुझे अगर AC चाहिए तो मुझे AD निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी AD क्या होगा, तो अभी मैं सबसे पहले ये जो BAD है, ये वाला ट्राइंगल, इसके ऊपर फोकस करूंगी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, क्योंकि मेरे पास AB ऑलरेडी है। और अगर मुझे AD चाहिए, मेरे पास AB है जो 20 मीटर्स है, अगर मुझे AD चाहिए तो ये ऑपोजिट साइड वर्सेस एडजेसेंट साइड हो गया। तो ये दोनों साइड जो है, ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड, इन दोनों को यूज करके मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगी, है ना। बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। अभी देखो, मैं बताऊंगी आपको कि यहाँ पे अगर मैं D को ऑब्जर्व करती हूँ तो वो 45 डिग्री है, ऑपोजिट साइड AB है जो 20 मीटर्स है, एंड एडजेसेंट साइड है AD, है ना। तो यहाँ पे मेरे को तो यहाँ पे मुझे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है वो करूंगी मैं tan थीटा। तो नाउ tan 45 इज इक्वल टू AB बाय AD। tan 45 का वैल्यू क्या होता है? गिव मी योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। गिव मी योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। tan 45 का वैल्यू क्या होता है ना। इट इज 1, ठीक है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ये याद रखिएगा, है ना। So 1 is equals to AB which is 20 by AD, है ना। तो AD का वैल्यू मुझे मिल गया 20 मीटर्स, है ना। So now I can definitely find AC, है ना। तो मैं AC फाइंड करने के लिए कौन सा ट्राइंगल पसंद करूंगी? राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अगर मुझे अभी AC फाइंड करना है तो मैं कौन सा ट्राइंगल पसंद करूंगी? आई विल फाइंड AC बाय यूजिंग विच ट्राइंगल? तो ट्राइंगल ACD, ये जो है ना ट्राइंगल, ये मैं पसंद करूंगी। अभी देखो AC इज व्हाट? AB प्लस BC, है ना। इतना तो मुझे पता चल गया। सो AC इज इक्वल टू AB विच इज 20 प्लस BC विच इज X। तो मैं AC का ये वाला वैल्यू लूंगी, ठीक है, राइट। और कौन सा ट्राइंगल पसंद करूंगी? ट्राइंगल ACD, है ना। तो AC क्या हो जाएगा? 20 plus X meters. Now in a right angle triangle ACD or CAD, I do have a value for AC which is 20 plus X, and I do have a value for AD which is 20 meters. अगर मैं D को देखूं तो D is equals to 60 degrees. Angle D is of 60 degrees. ठीक है, तो यहाँ पे भी I have opposite side and adjacent side का value, that is AC and AD. तो यहाँ पे भी I will use 10 as my trigonometric ratio. ठीक है, I hope I am clear कि यहाँ पे 10 मैं क्यों यूज कर रही हूँ, ठीक है। So tan 60 is equals to AC by AD, राइट। AC का वैल्यू हो जाएगा, tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा? पहले तो कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट लिखिए, बिकॉज tan 60 का वैल्यू हमने ऑलरेडी कर लिया है। अगर नहीं भी आता होगा तो इस वीडियो को अभी तक देखा होगा तो आपको याद आ जाना चाहिए कि भाई tan 60 का वैल्यू होता है √3, ठीक है। सो tan 60 इज इक्वल्स टू √3, AC इज इक्वल्स टू 20 plus X, AD is equals to 20, and 20 √3 is equals to 20 plus X. So X is equals to 20 √3 minus 20, which is equals to
20 into the bracket √3 - 1, मैंने 20 कॉमन ले लिया. Now x is equals to 20. √3 का वैल्यू होता है 1.73 minus 1. So x का वैल्यू हो जाएगा 20 into 0.73. which is equals to 14.6. So x का वैल्यू मुझे मिल गया 14.6, which is my actually answer. So height of the transmission tower is 14.6 meters. I hope I am very clear. Comment section में thumbs up type कीजिए. और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और आप अभी भी देख रहे हो, that clearly means that you are liking this video, you are able to understand the concept. तो आप लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन रहे ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस हैं. ये एक और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे. वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर मेरा सोल्यूशन देखिए. I will start solving the question now. A statue 1.6 meters tall stands on a top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of a top of a statue is 60 degree. तो स्टैच्यू का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, उसका हाइट जो है 1.6 मीटर्स है, जो ऑलरेडी दिया है हमें, और उसका एंगल पेडेस्टल ये है, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑब्वियसली वो है 60 डिग्रीज. तो ये पेडेस्टल है, ये स्टैच्यू है, इसका हाइट 1.6 मीटर्स है. यहां से कोई ऑब्जर्व कर रहा है, जो ऑब्जर्वर है उसे हम पॉइंट लेंगे, उससे स्टैच्यू की जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज है. यहां तक की बात हमने की. फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल इज 45 डिग्री. तो टॉप ऑफ अ पेडेस्टल इज दिस. ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है इज 45 डिग्रीज. तो ये हो गया 45 डिग्रीज. ठीक है, और मुझे फाइंड करना है ये हाइट ऑफ द पेडेस्टल. ठीक है, मुझे फाइंड करना है हाइट ऑफ द पेडेस्टल. मैंने नोमेनक्लेचर्स दे दिए A, B, C and D. ठीक है, और आई एम सपोज टू फाइंड AB. तो ये मेरा फिगर है. सबसे पहले आप समझे, हाइट ऑफ द पेडेस्टल मैं h ले लेती हूँ, है ना. दिस इज h एंड आई एम सपोज टू फाइंड h. अभी समझे, हाइट ऑफ द स्टैच्यू इज 1.6 मीटर्स. हाइट ऑफ द स्टैच्यू इज 1.6 मीटर्स. लेट AD बी x. AD को हम x बना लेते हैं. कंसिडर ट्राइंगल BAD, है ना. अगर मैं ये ट्राइंगल लेती हूं तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो 45 है. मैं D को ऑब्जर्व करूंगी तो ये 45 है. और ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड की बात हो रही है AB और AD की. तो मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगी ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड में? आई विल यूज 10. ठीक है, तो 10 45 इज इक्वल टू AB बाय AD. अभी समझे 10 45 का वैल्यू क्या है? गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ. 10 45 का वैल्यू क्या होता है? 10 45 का वैल्यू होता है 1, जो हमें पता होना चाहिए. अभी किसी का गलती नहीं होना चाहिए इसके अंदर. ठीक है, तो 10 45 इज 1. 1 is equals to AB, which is H by AD, that is X. And now AB and AD दोनों equal हो जाएगा because it is equals to 1. तो H by X is equals to 1. So that clearly means X is equals to H. ये मेरा फर्स्ट रिजल्ट हो गया और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है.
ये पूरा गेम चेंजिंग रिजल्ट है, इससे आपका आंसर बहुत जल्दी और बहुत इजीली आ जाएगा। अभी देखिए, ट्राइंगल CAD को फोकस करें। मैं एंगल D को ऑब्जर्व करूंगी यहाँ पे, विच इज 60। ऑपोजिट साइड इज AC एंड एडजेसेंट साइड इज AD, तो यहाँ पे भी मैं tan यूज करूंगी, है ना। tan 60 इज इक्वल टू AC बाई AD, है ना। tan 60 का वैल्यू अभी आप बताएं, वो होगा √3, सो √3 इज इक्वल टू AC बाई AD। नाउ AC का वैल्यू क्या है, तो आप समझे, AC is nothing but H plus 1.6 and AD is nothing but X, तो मैं वही चीज यहाँ पे लिखूंगी, है ना। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट्स आ रहा है ना, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई योर कमेंट्स इफ एट ऑल एनी डाउट्स आर देयर, है ना। तो √3x इज इक्वल टू H प्लस 1.6, है ना। तो √3x की जगह मैं h लिख दूं, बिकॉज मुझे तो हाइट फाइंड करना है ना। बिकॉज x इज इक्वल टू h, यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट गेम चेंजर रिजल्ट था वो यहाँ पे है ना, विच इज इक्वल्स टू h प्लस 1.6। रिजल्ट 1 से हमने लिख लिया। सो बेसिकली ये कुछ ऐसा हो गया, h का मैंने साइड चेंज कर लिया, h कॉमन निकाल दिया, तो √3 माइनस 1, h इज इक्वल्स टू 1.6। That means h is equals to 1.6 divided by √3 minus 1. Now यहां तक मुझे पता चल गया, अभी मैं रैशनलाइज कर लूंगी, है ना, by taking its conjugate, है ना। तो क्योंकि √3 माइनस 1 है, मैं √3 प्लस 1 ले लूंगी, जो उसका कॉन्जुगेट माना जाता है। साइन चेंज करना पड़ता है कॉन्जुगेट लिखने के लिए, ठीक है। अभी √3 माइनस 1 एंड √3 प्लस 1 डिनोमिनेटर्स में है, तो वो क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज a प्लस b, a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। तो h इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, तो आई विल गेट द आंसर एज 1.6 बाई 2 इंटू √3 प्लस 1, जो मुझे मिल जाएगा h इज इक्वल टू 0.8 into the bracket √3 plus 1। √3 का वैल्यू है 1.73, वैल्यूज पुट डाउन किया, सॉल्व किया, मुझे आंसर मिल जाएगा h इज इक्वल टू 2.184, जो हाइट ऑफ द पेडिस्टल माना जाएगा। तो हाइट ऑफ द पेडिस्टल इज 2.184 मीटर्स। अगेन एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। अभी मैं थोड़ा सा फास्ट समझाने का ट्राई करूंगी, है ना। देखते हैं समझ में आता भी है या नहीं आपको, है ना। देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो एक बिल्डिंग है, एक टावर है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो ये टावर है, ये बिल्डिंग है ना। Top of a building from the foot of the tower is this. So angle of elevation of top of a building from the foot of the tower is 30 degrees. ठीक है? And the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building, है ना? Top of the tower from the foot of the building is 60 degree, है ना? The tower is 30 meters high, है ना, and I am supposed to find the height of the building. Easy, बहुत easy है, जल्दी से देखते हैं, है ना। देखो यहाँ पे क्या है, I will take AB 30 meters, है ना, which is the height of the tower. I am supposed to find CD, which is the height of the building. Now angle DBC is equals to 30 and ACB is equals to 60.
Now let's consider triangle ABC. Observe ACB, which is 60 degrees. है ना? Now for ACB, AB is opposite side and adjacent side is BC. ठीक है? तो which trigonometric ratio we would use? We'll use 10. So tan 60 is AB by BC, right? Now tan 60 का वैल्यू क्या होगा? Please remember, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, याद कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, tan 60 का वैल्यू याद कीजिए, फिर ही आगे बढ़े, ठीक है? तो tan 60 का वैल्यू होता है √3. √3 is equals to AB, जिसका वैल्यू है 30 meters, and BC, which I'm supposed to find. तो BC is equals to 30 by √3. I hope यहाँ तक सब क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. Now let's rationalize the denominator, है ना? तो मैंने denominator rationalize किया. तो √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिया, तो 30 √3 by 3 मिल गया, which is 10 √3. Okay, so BC is equals to 10 √3 meters. Now consider triangle DBC. DBC पे फोकस कीजिए. Right angle at C and angle B in triangle DBC, that is angle DBC, is 30 degree. Opposite side is CD and adjacent side is BC, right? तो यहाँ पे हम tan यूज करेंगे. Tan 30 is equals to DC by BC, which is equals to tan 30 का वैल्यू याद कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में वैल्यू लिखिए. Tan 30 is equals to 1 by √3 and DC is DC and BC is 10 √3. तो DC का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 10 √3 by √3, which means DC is equals to 10 meters. So height of the building is 10 meters. आशा करती हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी. But if you really want to cover some more concepts and practice questions like this, type a part 2 in the comment section. मैं बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करती हूँ. ये मैंने बेसिक एंड मॉडरेट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं. अभी हम सिलेक्ट करेंगे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन इन पार्ट 2. अगर आपको ये पूरे सेशन में मजा आया है, and if you really want to secure 5 marks for sure for trigonometry, type a part 2 in the comment section. If I'll get minimum 50 part 2s in my comment section, I will definitely make another part of this particular chapter. I really thoroughly enjoyed making this video, and I would love to hear from you कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आया, ये सेशन वीडियो में कैसा लगा, and could you understand it well? क्या आपको इससे कुछ फायदा हुआ? आप जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में. Congratulations on completing the first session of the special board exam series. Keep watching as we cover all the important chapters from your mathematics textbook to help you secure the top marks. Don't forget to like, share and subscribe so you and your friends can stay ahead in mathematics. Let's ace those boards together. See you in the next session. Thank you so much. Stay tuned.